Hi everyone. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Today is 7th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, how much help we get when we don't ask, we don't get help. When we ask, we get plenty of help. Asking for help is never a sign of weakness. It's one of the bravest thing we can do. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स 28 ऑफ मई 2023 एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये पूरा सिलेबस ऑफ दिस GS1 एंड GS2 हमने कवर किया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम 9th ऑफ मार्च, डे आफ्टर टुमारो, हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। देन वी विल स्टडी जनरल साइंस एज वेल। Then this is prelims 2023. This is a crash course. ये भी 9th of March से स्टार्ट हो रहा है। बहुत क्विक पेस पे हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं फॉर दिस 28th of May। ये क्रैश कोर्स है, अ काइंड ऑफ लाइक रिवीजन होगा, फास्ट पेस्ड रिवीजन। Then this is test series because solving MCQ is very important. So this is MCQ practice. ये तीन अलग कोर्स हैं, थ्री डिफरेंट कोर्स है। फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सी एक वर्ड होता है गुडविल। Out of goodwill, we are doing so many things. So if you are getting benefited from these classes, formally join this course and your fee is very much required. Okay. So this is Telegram quiz. इसमें भी हम 5 MCQs डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। अटेंड एंड पार्टिसिपेट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ये वोकैबुलरी है। थियोक्रेसी का मतलब है धर्मतंत्र, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। यहाँ पे रिलीजन बेस्ड गवर्नेंस होता है। इनकंसीवेबल मतलब समझ से बाहर, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रास्प्ड मेंटली, अनबिलीवेबल। डॉल्ड्रम का मतलब होता है निष्क्रिय, अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन, डिप्रेशन। पिकेट्स मतलब पहरेदार होता है, जैसे पिकेटिंग होता था मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ा था। अ पर्सन और ग्रुप दैट वॉचेस ओवर समवन और समथिंग। फीस्टी का मतलब होता है आक्रमणशील, डिस्प्लेइंग ईगरनेस टू फाइट। सो वोकैब वर्ड्स हैं फीस्टी, पिकेट्स, doldrums, inconceivable and theocracy. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Question number 1 है, answer this question। डे का आपको बताना है इसमें कौन सा डे होगा। 4th डे फ्रॉम 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ कौन सा डे होगा। 32 वीडियोस की एक CSAT सीरीज है। अटेंडेड पूरा ज्वाइन करिए, उसको पूरा देखिए अच्छे से और आपका सारा बेसिक्स कवर हो जाएगा दिस CSAT का। Then it is all about answers, applications. Solve as many MCQs, solve as many questions as possible. This is question number 2. Again, read it carefully and answer. Writing practice बहुत जरूरी है because prelims is not done. Prelims निकालना बस नहीं होता है, आपको मेंस भी निकालना पड़ेगा। So prepare a note on India-Germany relations. जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इसको वेरियस सब हेडिंग्स में आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो पॉलिटिकल रिलेशंस, इसमें आप देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें देखो IR से रिलेटेड पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल, कोई नया इनोवेटिव, अभी यूक्रेन क्राइसिस एटसेट्रा, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारे पिलर्स पे इंडिया जर्मनी रिलेशंस तैयार करिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल बंगाल टाइगर। सो प्रिपेयर अ नोट। अब बंगाल टाइगर, इससे रिलेटेड नए इनिशिएटिव्स, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है, IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, ये आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन दिस इज सोशल मीडिया। गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, लॉयर हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है। क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, भारत रत्न 1957 में मिला था। काकोरी केस में शामिल हुए थे, क्रांतिकारियों का मुकदमा आपने लड़ा था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। ये मधुबनी की पेंटिंग है, ये नागालैंड की काष्ठ कला। वांचोस और कॉन्याक और फोम जैसे कई जनजातीय समुदाय काष्ठ कला से जुड़े हुए हैं। वुड स्कल्प्टर्स। ओके, तो ये सजावटी घरेलू मनोरंजक उत्पादों को बनाते हैं। ये रिटर्न ऑफ इंडियन हेरिटेज है। दिस इज योगिनी। सी ऐसे बहुत सारे जो स्टैचूज है ना, इनकी स्मगलिंग हुआ था विदेशों में, अभी इनको वापस लाया जा रहा है, नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा।
10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाने की बात है, 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, ऑडियो वीडियो डिस्प्ले भी होगा और ट्राइबल कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वगैरह यहाँ पे वर्कआउट होगा। ये गांधी जी मिले थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से पहली दफे, और गांधी जी ने यहाँ पर अगेन किचन को क्लीन किया। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये है शांति निकेतन। अब बताओ गांधी जी को महात्मा की टाइटल किसने दिया, और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनको गुरुदेव का टाइटल किसने दिया। आज हम एक आर्टिकल आगे पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन का, इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, मैं अभी क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ, इसको आप एक बार पढ़ना, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कराऊंगा। जो एंटी डिफेक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया राम गया राम, आया राम गया राम। क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और अगर स्प्लिट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, इसकी कंडीशंस कैसे, जो लॉज है उसको, लूप होल्स को यूज किया जा रहा है, तो इसमें अमेंडमेंट्स की भी बहुत बातें हो रही है अभी, अमेंडमेंट्स की। तो 10th शेड्यूल है, 1985 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के आए हैं, बट फॉर सम रीजंस आपने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बना लिया, कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो इससे इनस्टेबिलिटी आती है, एट टाइम्स करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती है। तो दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ था, इसमें ये था पार्लियामेंट के एमपी एमएलए हैं, विधानसभा में भी, क्या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं या नहीं। तो 10th शेड्यूल 1985 में ये आया था, इसको एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। पर्पस ये था डिफेक्शन को कम करना, आया राम गया राम को कम करना। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो वर्ड होता है स्प्लिट, एक वर्ड होता है मर्जर। मर्जर में क्या होता है कि अगर एक 100 मेंबर की पॉलिटिकल पार्टी है, इससे 1/3 लोग, पहले 1/3 लोग हटके किसी नई पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाते थे, तो वो मर्जर अलाउड था। बाद में इसको 1/3 का बढ़ा के 2/3 कर दिया, तो आउट ऑफ 100 66 अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो रहे हैं तो ये अलाउड कर दिया गया, अलाउड। तो इसमें भी अब डिफिकल्टी ये आ रही है कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी होगी, मर्जर की कंडीशंस क्या होगी, इस पे अभी काफी डिस्प्यूट्स हो रहा है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल चीजें हमें पता होनी चाहिए, पॉलिटी हमें पता होना चाहिए, ओके। इसमें एक और डिस्प्यूट ये आता है कि जो भी डिसीजन होते हैं एंटी डिफेक्शन के, तो लोकसभा का है तो वो स्पीकर, राज्यसभा का है तो चेयरमैन। चेयरमैन और स्पीकर में ये सारी अथॉरिटी दी हुई है इसको डिसाइड करने की, बट द पॉइंट इज इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, और इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम पे डिसीजन देना है आपको। ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है आप अपने वॉलेंटरी गिव अप कर दिया मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, आपने पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को माना नहीं, डिसोबे किया। 15 दिन के अंदर डिसीजन लेना होता है, पॉलिटिकल पार्टी आपको हटा सकती है, पोस्ट से हटा सकती है, और मेंबरशिप अगर हट जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली विधायक या सांसद की सीट भी चली जाएगी। इलेक्टेड मेंबर अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो सदस्यता चली जाएगी। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी, डिफेक्शन लग जाएगा। तो डिफेक्शन इज नॉट गुड। डिफेक्शन जो होता है इसमें कई बार क्या होता है, ये सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स है। चुनाव किसी और बात पे लड़ा और फिर बाद में पॉलिटिकल गणित हो रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ डिफीट टू द दोज पीपल जिन्होंने वोट दिया था। तो सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को ये स्टॉप करता है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ाता है। अब यहाँ पे जो बात अभी चल रही है, पैराग्राफ 4 में एक लॉ लिखा है कि ओरिजिनल पार्टी क्या है, लेजिस्लेचर पार्टी क्या है, और मर्जर जो हो रहा है वो होना चाहिए, अलाउड होगा या नहीं होगा। पैराग्राफ 4 ये बोलता है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी रेफर्स टू पार्टी एट द नेशनल लेवल। सी, इसमें इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिकॉग्निशन देता है, इसमें अभी बहुत डिफिकल्टी चल रहा है। लेट अस सी, इसको आप एक बार गो थ्रू करना, मैं इसको फिर से बताऊंगा। इसी पे बेस्ड एक पीडीटी आचारी साहब का एक आर्टिकल भी आ गया द हिंदू में। सो द पॉइंट इज कि आप किसको ओरिजिनल पार्टी मानोगे, ओरिजिनल पार्टी, और वो मर्जर जो हुआ है उसको अलाउ करोगे या नहीं करोगे। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर डिफेक्शन के लूप होल्स पे वर्क किया जा रहा है तो ये डिफीट ऑफ इलेक्शन हो गया। रोल जो स्पीकर का है, क्या ये स्पीकर अनबायस्ड वे में ड्यूटी डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। स्प्लिट जो होता है, देखो मर्जर इज अलाउड बट स्प्लिट इज नॉट अलाउड, स्प्लिट इज नॉट अलाउड, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्प्लिट इज नॉट अलाउड। अगर स्प्लिट हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है, मर्जर अलाउड है,
2/3 मेंबर अगर किसी और के साथ मर्ज हो रहे हैं तो वो अलाउड है, बट अगर स्प्लिट हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है। तो होलसेल डिफेक्शन अलाउड है, इंडिविजुअल रिटेल अलाउड नहीं है, डिबेट एंड डिस्कशन का स्कोप नहीं है। सो दैट इज वाई इस पे काफी सवाल उठ रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, इस पे अमेंडमेंट्स जरूरी है। प्रेसिडेंट गवर्नर जो होते हैं, क्या ये पिटिशन को हियर कर सकते हैं? क्या इंटरवीन करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए? क्या चेयरमैन और जो स्पीकर है इनके बजाय ये जो ड्यूटी है ये कोर्ट को देनी चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर किसी ट्राइब्यूनल को? बिकॉज एट टाइम्स जो स्पीकर चेयरमैन होते हैं ये अनबायस्ड नहीं रहते। तो द पॉइंट इज व्हाट कैन बी डन टू मेक एंटी डिफेक्शन लॉ मोर इफेक्टिव? रैशनल यूज हो, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये बात आती है डिफेक्शन की। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे आना चाहिए। ये जो पूरा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन, एक बार आप लक्ष्मीकांत बुक से भी देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल आएंगे। अब आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर 7th of March। विलेजर्स ब्रिंग टाइगर कब्स टू सेफ्टी। तो ये टाइगर कब्स है छोटे बच्चे, टाइगर कब्स है, इनको अबैंडन कर दिया था फॉर सम रीजंस, तो इनको अभी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द ग्रेव थ्रेट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज ओवर फंड्स फॉर वेस्ट बंगाल। Then this is political, then see fake videos। see at times आप सोशल मीडिया में क्लिक बेट्स देखते हैं, फेक वीडियोस होते हैं, हमको पता है वो गलत है, बट फिर भी हम पार्टनर इन क्राइम हो जाते हैं और उसको सर्कुलेट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। शेयरिंग फेक वीडियोस अगर आप कर रहे हैं या फिर इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन, केओस क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज अगेन अ क्राइम। पीपल रेस्क्यू 4 टाइगर कब्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये टाइगर के कब्स हैं और आंध्रा में ये टाइगर कब्स मिले नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के पास में, नाला मल्ला फॉरेस्ट के पास में। रीजन ये बताया जा रहा है मदर ने अबैंडन किया है लिटर फॉर सम रीजंस, तो दैट इज वाई गवर्नमेंट एक्शन पे आई है और इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। पीपल रेस्क्यू 4 टाइगर कब्स इन आंध्र प्रदेश। फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर है, इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है तेलंगाना में। कीन टू टेक प्रोजेक्ट फॉरवर्ड इन कर्नाटका। दिस इज गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है। इंडियन एयरफोर्स चॉपर टू हेल्प कंटेन स्मोक फ्रॉम कोची डंप यार्ड। तो कोची डंप यार्ड में से जो धुआं आ रहा है, इंडियन चॉपर्स उसमें उसको एक्टिव हो गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो होती है ये रिलीफ भी प्रोवाइड करती है, रेस्क्यू भी प्रोवाइड करती है। डिजास्टर रिलीफ के अंदर यहाँ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जो स्मोक आ रहा है गार्बेज से, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे ऊपर ऐसा स्प्रे करेगी। देन दिस इज दिस पेज। अब ये है रोल एंड रिमिट। क्वेश्चंस अराइज ओवर कोर्ट अपॉइंटेड पैनल रिमिट इन अदानी केस। सी अभी जो स्टॉक मार्केट्स में अभी एक रिपोर्ट आती है और स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इस फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटी से कई बार इन्वेस्टर्स का मनी लॉस भी होता है। तो इन सब के लिए होती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम होता है कि स्टॉक मार्केट्स, जो सिक्योरिटी मार्केट्स है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड ऑर्डर रहना, और अगर मैल प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसको भी चेक करना, ये सेबी का काम होता है। तो सेबी इन्वेस्टिगेट करती है कि कंपनीज कहीं फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में तो नहीं है, शेयर होल्डर्स का जो मनी है उसको वहां पर मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सेबी शुरू में एक सेबी एक्ट के थ्रू नहीं थी, बाद में इसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी लेजिस्लेशन के थ्रू लेके आए और एक इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया। अब जो अभी रिपोर्ट जो स्टॉक मार्केट में डिफिकल्टी आया, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हम एक अलग से पैनल बनाते हैं। ये जो पैनल होगा ये पैरेलल में पूरा स्टडी करेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हुआ और उसके सॉल्यूशंस भी बताएगा। सवाल ये है कि कहीं हम सेबी को साइडलाइन तो नहीं कर रहे हैं, सेबी, बिकॉज दिस इज द मैंडेट ऑफ सेबी। पैनल का आर्ग्यूमेंट ये है कि पैनल होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होगा, तो वो बेटर वे में जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैलेंजेस है उसको डील कर पाएगा। अब बात ये आती है, पहले भी सच टाइप ऑफ पैनल्स बने थे, बट क्या उससे जो टेंजिबल रिजल्ट्स है वो आए? जैसे एक पेगासस फोन टैपिंग का केस था, व्हाट्सएप टैपिंग का, क्या इससे कोई आउटकम मिला, प्रॉपर आउटकम मिला? दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज कि अगर इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल आ रहा है, ये राइट स्टेप है या नहीं है, या फिर ये सारी ड्यूटीज सेबी के अंदर ही हमें देना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी
कमिटी असर्टेन करेगी कॉजल फैक्टर्स कि ये जो इरेगुलरिटी हुई, वॉलेटिलिटी आई मार्केट में, ये क्यों आई, इसको कॉजल फैक्टर बोलते हैं। सीवियर लॉसेस हुए रिटेल इन्वेस्टर्स के फॉलोइंग बाय दिस रिवीलेशन। सो क्या ये जो है कंपनीज की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो कहा गया है यहाँ पे, इससे आगे हम टेंजिबल वे में कैसे सेफगार्ड करें इन्वेस्टर्स मनी को। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज वन ऑफ सेबीज फंक्शन। सेबी जो होता है ये गार्डियन होता है इन्वेस्टर्स का। It is equally true that no measure can be guaranteed against market forces reacting sensitively to development. See, स्टॉक मार्केट्स जो होता है ये सेंटिमेंट्स में चलता है, सेंटिमेंट्स परसेप्शन पे चलता है, इसमें प्रिडिक्शंस भी होते हैं। तो द पॉइंट इज स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होती है, स्टॉक मार्केट अप डाउन भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है देन यहाँ पे सेबी को स्टेप इन करना जरूरी होता है। तो it may be expedient for the Adani Group and the government which also wants this controversy to blow over soon. तो अभी जो पैनल बना है सुप्रीम कोर्ट का, ये अभी इसको स्टडी करेगा, और जो ट्रस्ट है स्टॉक मार्केट्स में, जो इन्वेस्टर का मनी जो मार्केट पे डाल रहे हैं, ये मार्केट मैनिपुलेटर्स से सेफगार्ड करना जरूरी है। बिकॉज यू नो अभी वर्ल्ड में हेडविंड्स भी बहुत आ रही है, जो स्टॉक मार्केट्स आप देखो यूएस वगैरह, हेडविंड्स बहुत है, रेसेशनरी टेंडेंसीज अभी और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज डूइंग गुड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सो दैट इज वाई इन्वेस्टर्स मनी यहाँ पे सेफगार्ड करना जरूरी है। दिस इज पॉलिटिकल। ये जो आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कॉन्वल्यूशन। सी, इसमें यही बात लिखा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या अपना पर्पस फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था ताकि एक स्टेबिलिटी आए और हॉर्स ट्रेडिंग, सेलिंग, करप्ट प्रैक्टिसेस को हम चेक करें, इनस्टेबिलिटी नहीं हो। इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि स्टेबल पार्टीज रहे, ये साइन को नॉन है फॉर स्टेबल डेमोक्रेसी का। हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनती है, रिप्रेजेंटेटिव हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं, फिर वो हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं। सो द पॉइंट इज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना जरूरी है, कोहेसिवनेस भी होना जरूरी है, तो ये ट्रू डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है। तो अब जैसे हमने शुरू में देखा, स्प्लिट जो है वो नॉट ओके बट मर्जर इज ओके। मर्जर इज ओके आफ्टर 91st अमेंडमेंट। 1985 में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। 91st अमेंडमेंट जो हुआ उसमें चेंजेस आए। स्प्लिट इज नॉट ओके बट मर्जर इज ओके। मर्जर के केस में भी 2/3 वहां पे होना चाहिए। जब मेंबर्स 2/3 मेंबर्स अगर मर्जर कर रहे हैं देन ओनली इट इज ओके। अब यहाँ पे मर्जर में जो इश्यूज आ रहा है इसमें थोड़ा सा और वेट करते हैं। क्रक्स ऑफ महाराष्ट्र केस में वी विल कम बैक अगेन। देन दिस इज इंडिया जर्मनी रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के साथ यूजुअली हमारे कॉर्डियल रिलेशंस रहे। अभी यूक्रेन इशू में जर्मनी नेटो ग्रुप और इधर इंडिया प्रो रशिया होने के चार्जेस इंडिया पे लगाए हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें स्टूडेंट टू स्टूडेंट का, इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं, दिस इज लाइक अ कॉर्डियल रिलेशन। जर्मनी जो है ये टेक्नोलॉजी में भी और क्लीन एनर्जी में काफी आगे है, तो दैट इज वाई यहाँ पे काफी कोलैबोरेशन के अच्छे स्कोप्स हैं ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में। इसी पे आपको एक आंसर राइटिंग आज करना है। यहाँ पे बात है अगेन हाइड्रोजन सुपर पावर का। हाइड्रोजन मिशन है और इसमें 19,700 करोड़ रुपए अभी अलोकेट हुए यूनियन बजट में। सो द पॉइंट इज हाइड्रोजन जो है क्लीन एनर्जी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है फ्यूचर में। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ काइंड ऑफ मेन स्टे। सो द पॉइंट इज इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ग्रीन हाइड्रोजन होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। वाटर जो होता है, स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एनर्जी सेंसिटिव होता है, तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल नॉन फॉसिल रिसोर्सेज। सो वी गेट ग्रीन हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन जिस तरीके से बना है उसके हिसाब से उसका कलर कोडिंग होता है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वहां पे नॉन फॉसिल सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्सेज से आपने वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। ऐसे ही ब्लू हाइड्रोजन भी हो सकता है, सम अदर कलर दिस हाइड्रोजन है। सो द पॉइंट इज इट कैन सर्व एज एनर्जी सोर्स हैवी इंडस्ट्री में, मोबिलिटी, एविएशन, पावर स्टोरेज में। दिस ग्रीन हाइड्रोजन ये एक एनर्जी का कैरियर भी बन सकता है, ग्रीन अमोनिया, ब्लेंडेड नेचुरल गैस एक्सेट्रा में। सो द पॉइंट इज हमें कुछ प्रायोरिटी एरिया में वर्क करना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन में। पहला तो हम डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाएं। डोमेस्टिक डिमांड क्रिटिकल है, इंडिया इज अ बिग कंट्री, डोमेस्टिक डिमांड ह्यूज है।
स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजैक्शन फंड बना हुआ है 13,000 करोड़ का, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको बढ़ाना है। हम ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं रिफाइनरीज में यूरिया प्लांट्स हैं, इसमें अभी एग्जाम दिया हुआ है। ब्लेंडिंग में क्या है कि हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को एनकरेज करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज में भी एनकरेज करेंगे। इससे आएगी डिमांड आएगी। स्टील में भी हम इसको एनकरेज कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया कैन बी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाना है, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ग्रीन हाइड्रोजन पे हम इन्वाइट करें। इसमें साइट फंड्स हैं 4,500 करोड़ के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को, बिकॉज हाइड्रोजन हमें बनाना है इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें जो एनर्जी यूज हो रहा है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में हमने क्लीन एनर्जी यूज किया, नॉन फॉसिल यूज किया। सो इधर जो इलेक्ट्रोलाइजर है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम साइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना 38% कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बायलैटरल पार्टनरशिप को हम बढ़ाएंगे। बायलैटरल पार्टनरशिप जैसे जर्मनी, साउथ कोरिया, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। एंड देन इसमें R&D करने की भी जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट करें मेजर इकोनॉमीज को और ग्रीन हाइड्रोजन एज अ सेक्टर हम आगे बढ़ाएं। G20 प्रेसिडेंसी है, हमारे पास बहुत स्कोप है। इंडियन जो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम भी है और जो इंटरेस्ट है उसको आगे फ्यूल करने का। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हमें एनकरेज करना है। प्रमोट करें ग्लोबल नेटवर्क ग्रीन हाइड्रोजन का, ये क्रिटिकल होगा, इंडस्ट्रियल फ्यूल रहेगा 21st सेंचुरी, और इंडिया को इसमें एडवांटेज भी मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। दिस इज पोस्ट पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी एंड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी ज्यादा नजर आ रही है। ये है मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एज अ प्रायोरिटी इन द G20। G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट हमें अच्छे से जानना चाहिए। तो T20 टास्क फोर्स है टुवर्ड्स रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? इट इज नॉट अबाउट वन कंट्री, मल्टीलेटरल टाइज है, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ है। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस नेशंस फेस टुडे आर ग्लोबल इन नेचर। ग्लोबल सॉल्यूशन उसकी जरूरत है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यूक्रेन क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये किसी एक या दो कंट्री के बस का नहीं है, इसमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स चाहिए होंगे। To fix the malaise within multilateralism, G20 needs to devise multiple solutions। जैसे यूनाइटेड नेशंस का क्रिटिसिज्म हो रहा है, वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन से डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। G20 इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप दिस ट्रेंड। मल्टीलेटरलिज्म रिफॉर्म जरूरी है। नेशनल कैपिटल, इमर्जिंग पावर्स, G20 जो है यहाँ पे नैरेटिव बना सकती है। तो इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और लैंग्वेज भी बहुत रिफाइंड है। इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म करने की मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को। मल्टीलेटरलिज्म 2.0 इसे बोलेंगे। अक्सर क्या हो रहा है प्रॉब्लम? डेडलॉक हो रहा है, कंट्रीज आपस में डेडलॉक में आ जाते हैं, परसिस्टेंट डेडलॉक है और प्रोग्रेस आगे नहीं होती। मल्टीलेटरलिज्म में यूटिलिटी क्राइसिस भी हो रहा है। अब इसका क्या पर्पस है, क्या कोई यूटिलिटी भी है या नहीं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल पावर जो है, जैसे अभी ट्रम्प के टाइम पे यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। डीग्लोबलाइजेशन, पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म होता है, पैरोकियल हो रहे हैं, पैंडेमिक आ रहा है, क्लाइमेट इमरजेंसीज है, हार्डशिप्स है। तो द पॉइंट इज, इस पूरे दौर में इंडिया एक लाइटिंग कर सकता है, गाइड हो सकता है वर्ल्ड का टुवर्ड्स दिस मल्टीलेटरलिज्म। प्लूरीलेटरल मिनिस्टरियल ग्रुपिंग है, यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, माइग्रेशन है, दिस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। तो रिफॉर्म्स आर डिफिकल्ट बट ये डिजायरेबल है, दिस इज नेसेसरी, रिफॉर्म्स करना नेसेसरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल पावर का जो है वो अनइवन है। कई बार जैसे हमने क्लाइमेट चेंज में देखा था, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, इनकी वॉइस को रेज करना जरूरी होता है। तो द पॉइंट इज, जो वर्ड अनइवन है पावर शेयरिंग में, उसमें वॉइस ऑफ सच लेस रिप्रेजेंटेटेड या लेस प्रिविलेज्ड नेशंस है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। जो स्टेटस को है, जो रिफॉर्म्स वो चाहते नहीं है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में जो P5 है वो अपनी पावर वीटो को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। थर्ड जो मल्टीलेटरलिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर, अमेरिका भी अब सिंगल सुपर पावर यूनिलेटरल वर्ल्ड को अब रिप्रेजेंट कैरी नहीं कर पा रहा है। तो G20 इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, टॉप 20 इकोनॉमीज है, और इसमें स्पेशली जैसे अभी इंडोनेशिया में हुआ, अभी इंडिया पे है,
नेक्स्ट G20 का मीटिंग कहाँ पर है? आंसर। सो ये लाइक माइंडेड जो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये लाइक माइंडेड जो है इन इनिशिएटिव्स इनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन बेहतर है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए यहाँ पे मल्टीलेटरल को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, ये जो है दीज आर एसेंशियल चीजें। तो दिस इज अबाउट मल्टीलेटरलिज्म को आगे बढ़ाएं G20 में। इज द इंटरनेट एज वी नोन इज इट गोइंग टू चेंज? इसमें प्राइमरली यूएस से रिलेटेड बातें हैं और एक सेक्शन 230 है। सेक्शन 230 क्या होता है? ये सेफ हार्बर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ट्विटर। ट्विटर में किसी भी यूजर ने जो भी ट्वीट दिया तो वो उस यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्विटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे सेफ हार्बर इन्हें मिलता है। बट अभी यूएस में बात चल रहा है कि ये जो सेफ हार्बर है इसका मिसयूज भी करती है ये कंपनीज एट टाइम्स। क्या इसको चैलेंज करना चाहिए? ये सॉल्ट फ्लैट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड कवर्ड इन अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिजेस। सी सॉल्ट पैन, सॉल्ट फ्लैट्स हैं जैसे बोलीविया, चिली, चाइना, इंडिया, ईरान, ट्यूनीशिया में मिलते हैं। नमक के मैदान है, नमक, यहाँ पे पूरी जो जमीन सरफेस है उसमें नमक आ गया है। तो ये नेचुरल लैंडस्केप है, फ्लैट लैंड है और इसमें नमक जमा हुआ है, तो ये सॉल्ट फ्लैट होते हैं। ऐसे बोलीविया का ये फोटो है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है सॉल्ट फ्लैट, और यहाँ पर लिथियम रिजर्व्स भी है। सॉल्ट फ्लैट बनते हैं नेचुरल वाटर बॉडी से जिसमें रिचार्ज रेट इज लोअर देन एवोपरेशन रेट। पानी एवोपरेट हो जाता है और पीछे नमक रह जाता है, बस नमक, और फिर ये सॉल्ट फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर एवोपरेट हो जाता है, डिसॉल्व मिनरल्स पीछे छूट जाते हैं, इनको सॉल्ट बोलते हैं। तो ये सैलिनिटी ज्यादा होता है, सैलिनिटी ज्यादा होता है। इंडिया में भी जैसे रन ऑफ कच्छ हम देखते हैं, या फिर राजस्थान में भी सॉल्ट फ्लैट्स मिलते हैं। पंजाब में एक्सेसिव इरिगेशन के कारण सॉल्ट पेन्स बनने लग गए। दिस इज नो योर इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बिजी एज अ बी, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। देर आर सम अदर एक्सप्रेशंस लाइक मीक एज अ लैम, क्रॉस एज अ बियर, स्लाई एज अ फॉक्स, फैट एज अ पिग, sick as a dog, quiet as a mouse, ugly as a toad, busy as a beaver, stubborn as a mule, poor as a church mouse, blind as a bat, happy as a lark, wise as an owl, proud as a peacock, slow as a turtle, brave as a lion. Be brave, brave as a lion. Okay, so ये कुछ English है. English is a funny language. None. The verb can be either singular or plural. None singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है. Like none of the buses come this side, none of the buses comes this side. Singular plural दोनों है ये. None of the money has been spent. तो none का मतलब होता है no one, no one. पेंडोरा बॉक्स होता है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर लिया है मतलब फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। देन फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट किया हमने, तो ये पेंडोरा बॉक्स हो गया, हर जगह से डिमांड आने लग गई, तो दिस इज पेंडोरा बॉक्स। हम प्लूरल यहां लगाते हैं, डॉटर्स इन लॉ होगा, डॉटर इन लॉज नहीं होता है। ओके, डॉटर्स, तो सन्स, तो यहाँ पे एस यहाँ पे आएगा, डॉटर्स इन लॉ। रिप्लेशन का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फैक्टरली फुल, अनेबल टू टेक ऑन मोर, ईटिंग अंटिल एक्सेसिवली फुल, इतना सारा चीज बस पिज्जा खा लिया कि अब ये रिप्लेशन हो गया है, अब और नहीं खा सकते। ईटिंग अंटिल एक्सेसिवली फुल। ओके, डोंट ईट आफ्टर यू हैव रीच्ड रिप्लेशन, यू माइट vomit. Then keep constant vigil along borders, entire coastline. Then Australia, India, Rushikulia sand में olive ridley turtle nesting, uncertainty MG नरेगा का है। सेंटर ने आधार का यहाँ पे बोला है ऑथेंटिकेट करो प्रिजनर्स के आधार का, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेलवे और इसरो ने ट्रेन ट्रैकिंग के लिए टाई अप किया है। तो अब क्या है, दिस इज रेलवे, इंडियन रेलवे, रेलवेज की जो भी ट्रेन चल रही है उसको रियल टाइम पे ट्रैक किया जाएगा। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है RTS। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है CRIS, इसने कोलैबोरेट किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और लाइव ट्रैकिंग हो रही है रेलवेज टू रन ट्रेन्स एफिशिएंटली, लाइव ट्रैकिंग ऑफ रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज को रीइमेजिन किया जा रहा है। इसरो ने डेवलप किया है इट्स ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और एक भुवन भी है, ये वेब बेस्ड यूटिलिटी है जिससे आप मैप के थ्रू आप बहुत सारा ट्रैक कर सकते हो। तो नाविक और भुवन, अब इसको रेलवे से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इसकी एक बैंडविड्थ होगी यहाँ पे नाविक एंड भुवन के अंदर, और हर लोकोमोटिव में एक डिवाइस और सिम होगा और वो कम्युनिकेट कर पाएगा ट्रेन का रियल पोजीशन। तो रियल टाइम पे विद इन 3 सेकेंड्स की एक्यूरेसी से
एवरी 3 सेकंड्स में डेटा आएगा, हम सारे लोकोमोटिव्स को ट्रैक कर पाएंगे। तो एक्सीडेंट्स, फ्लड्स, लैंडस्लिप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेन को हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाएंगे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक भी लाने की बात है। फर्दर कंप्यूटेशन इसका बेटर होगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रेल भवन ने बताया। तो पैसेंजर्स को इससे बेहतर मिलेगी सर्विसेज। 2.3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवेज में, 30 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं रिजर्व्ड टिकट्स में और 2 करोड़ पैसेंजर्स हैं जो अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे अब बात है कि जितना भी प्रोसीजर है, जैसे चार्ट आउट करना है, एम्प्टी सीट्स कितनी है, कई बार डिफिकल्टी होती है, ये रियल टाइम पे पैसेंजर को सारी इंफॉर्मेशन अब मिलेगी। तो CRIS has now developed a handheld device that can help reduce the queues by providing tickets on platform. प्लेटफॉर्म पे अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को तुरंत टिकट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे 90 केसेस मिले हैं जहां पे AI इंप्रूव कर सकती है रेलवे सर्विसेज को, और ये अभी किया जाएगा। मेडिसिन एटसेट्रा, फ्रेट ट्रेन्स में, ये सब चीजों में अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ये वर्ल्ड न्यूज है, साउथ कोरिया एंड दिस इज रनिंग ऑल द वे थ्रू रेसिंग टू विन, डॉग रेस है, स्लेज डॉग रेस। देन दिस इज बाइडन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेटिक चेंज को फाइट करना है। अफगान यूनिवर्सिटीज रीओपन बट विमेन स्टिल बार्ड, नॉट ओके। देन दिस इज रिटेल व्हीकल का सेल्स बढ़ा है और ये ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे एक है फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट है, एक है अमेजोन, ये भी फ्लिपकार्ट साइट है। तो क्यों ना ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें एक यूजर है, एक रिटेलर है, वो रिटेलर अपने आप को, अपने पूरा प्रोडक्ट लिस्ट बना लिया, अब वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगा। तो इससे क्या होगा, ओपननेस आएगी, वो टाई अप नहीं रहेगा कि मैं इसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। तो दिस इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें यूनिफाइड पेमेंट की बात है। अब जो रिटेलर्स हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लार्ज टेक कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनी हो जाती है, ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लाती हैं और एट टाइम्स मैल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली है। तो ये ONDC इधर एक स्मॉल रिटेलर्स के लिए बड़ा अच्छा बूम हो सकता है। ये डोमिनेंस ऑफ ई कॉमर्स जायंट्स को कम कर सकता है। स्मॉल रिटेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी सर्विसेज, गुड्स है, वो कहीं पर भी किसी भी ई कॉमर्स सिस्टम पे बेच सकते हैं। वो बंधे नहीं रहेंगे कि हम अमेजोन से बंधे, हम फ्लिपकार्ट से बंधे। दे कैन सेल एंड परचेज देयर प्रोडक्ट्स एनीवेयर। तो इससे क्या होगा, ये काइंड ऑफ लाइक UPI हो जाएगा कि UPI एक होता है, अब UPI में बैंक आपका कोई भी हो, आप UPI से आ सकते हो। तो सिमिलरली ONDC आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एनीवेयर। देन लग्जरी हाउसिंग है, ICRA है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग डिस्कशन हम कल करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।